वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत्याकार। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी वीडियो है 10 क्रेजी स्टोरीज। अच्छा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड है और आपकी भरपूर फरमाइश पे हम इसे कर रहे और हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी भी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो हमने सोचा कि हम इसे सेक्शंस में करते हैं, कुछ सेक्शंस में करते हैं। तो आज है इसका फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन के अपलोड के बाद हम आपको मतलब चाहते हैं कि आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपको कैसा लगा ये सेक्शन, और अगर मज़ीद आप देखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स के जरिए बताएं ताकि हम मज़ीद इसके ऊपर रिएक्शन दें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री, ब्लो योर माइंड, अभिजीत। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, कहते हैं कि हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूलिंग में गलत सिखाया जाता है। हाँ जी, जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो फ्रैगमेंटेड हिस्ट्री है। हमारी स्कूल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी है, और इसी अधूरेपन को मिटाने के लिए आज द रणवीर शो हिंदी पर आए हैं अभिजीत चावड़ा। ये एक साइंटिस्ट है जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री है। वो हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। अगर आप इंटरनेट पर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस मिलेंगे। जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए, ये शायद उनमें से सबसे ज़्यादा लर्नड है, सबसे ज़्यादा वेल रेड है। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, और सभी चीज़ों को एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखते हैं। ये है भारत के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। उन्हीं सीक्रेट्स को लेकर आए हैं रणवीर अलाहाबादिया और अभिजीत चावड़ा द रणवीर शो हिंदी पर। एंजॉय। दोस्तों नमस्ते। जिस इंसान को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनका नाम है अभिजीत चावड़ा। अभी ही एक भयानक सा इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया। वो फिज़िक्स के बारे में था, एस्ट्रोफिज़िक्स, ब्लैक होल्स, एलियंस वगैरह के बारे में था। पर ये इंसान एक पॉलीमैथ है, मतलब इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। अभिजीत सर नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी। द रणवीर शो में फिर से लौट कर आपको क्या फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आया हूँ आपके शो के अंदर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है। आज का टॉपिक है टॉप 10 माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी। मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है। मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा है इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो। सर का एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज़ देख लो। मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपके यूट्यूब चैनल से ही की, जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। और मैं चाहूँगा कि हर कोई वो वीडियो जाके देखे। पर अब सर, आई वुड लाइक टू लेट यू चिप इन। जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसमें से टॉप 10 नगेट्स क्या है, टॉप 10 इन्फॉर्मेशन पीसेस क्या है? आई वुड लेट यू कैरी द एपिसोड्स। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। राइट, अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे। ग्रीस था, रोम था, पर्शिया, चाइना, एट्सेट्रा। ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ग्रीस 3000 साल पुराना है, पर्शिया 3000 साल पुराना है, रोम 2500 साल पुराना है, चाइना 3-4 हज़ार साल पुराना है, इजिप्ट 5000 साल पुराना है। इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है? तो इसके लिए हमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स। तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है, उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हम कि हमारा जेनेटिक लीनेज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से इंडिया में है। तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनेजेस है, मेल, दो टाइप के लीनेज होते हैं, मेल और फीमेल। ओके। तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनेज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर्स से प्रेजेंट है। मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है? मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनेज होता है?
क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम, ये फादर टू सन पास होता है। तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो हमारा पेट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है। और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मदर टू डॉटर पास होता है। तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज देख सकते हैं। और वो म्यूटेट होता है। हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है। मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड है, अगर आप एक अपने सर से एक बाल निकालोगे या अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, उसके अंदर डीएनए होता है। हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। Yes. 23 पार्ट्स होते हैं। हाँ, ठीक है। और मान लो जो मेल डीएनए होते हैं, मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया है और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो चुका है, एक हाँ। एग फर्टिलाइज हो चुका है। फर्टिलाइज हुआ है, यस। तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा। स्पर्म में XY होता है और एग में XX होता है। ओके। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर XY होता है तो मेल होगा, X ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होगा। ये दो चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है कि डबल एक्स हो सकता है या XY हो सकता है। हाँ, अभी जो XY है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन में XY हो तो आप एक आदमी बन जाओगे और पुरुष। XX पुरुष बन जाओगे। और Yes. अगर XX हुआ तो आप औरत बन जाओगे। यस, पर वो जो XY है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट इनहेरिट करेंगे और वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशंस है। मतलब जो आपके पिताजी की चेन है, हाँ। आपके पिताजी, आपके दादा, आपके वंश। परदादा, हाँ, वो डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स। हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस है। और फीमेल साइड का क्या मतलब? फीमेल साइज में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर। ओके। तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए। ओके, इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं। हाँ, यस, यही लॉजिक है यही लॉजिक है कि actually। आप अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है तो आपने कहा कश्यप। हाँ। मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है। बट जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है। हाँ, कि yes। गोत्र वाई क्रोमोसोम के बारे में वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। हाँ। Am I right? यस, ओके इट इज़ अ पैट्रिलिनियल लीनिएज, गोत्र। ओके ओके। लेकिन जेनेटिक्स में मैट्रिलिनियल लीनिएजेस भी होते भी हैं। होता है। यस, नाउ सर आई लेट यू कंटिन्यू। ठीक है। सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में तो एक लीनिएज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप F। ओके। ये पैट्रिलिनियल लीनिएज है, उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। मतलब तब स्टार्ट हुआ था। यस, एंड दिस लीनिएज, ये जो लीनिएज है हैप्लोग्रुप F, ये पूरे दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनिएज है। ओके। सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स। तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनिएज ये हैप्लोग्रुप F है, मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। सो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो। और अगर आप मैट्रिलिनियल लीनेज को देखेंगे तो दो हैप्लोग्रुप्स है M और N, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो। एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इस इन लीनेजेस के डिसेंडेंट्स हैं। सर हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हैं। हाँ, और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था। हाँ, हाँ। पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे अल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी, अल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है। आई फील कि ये भी एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ अब तक हमें कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे। हाँ, बट ये साइंटिफिकली अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ। ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लोग्रुप्स निकले हैं वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप्स अफ्रीका से आए हैं। सो क्या हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन हुआ था, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन। यमन के आसपास वो हुआ था। अब ये जो कुछ हज़ार लोग के आसपास थे ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया। सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही आए थे। सो आउट ऑफ अफ्रीका थियरी इनकरेक्ट नहीं है। बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनटू ऑल डायरेक्शंस हुआ वो इंडिया से हुआ। मतलब
मनुष्य मानव जाति माना जाती का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफ़ी देर तक था, वहाँ से एक्सप्लोड होके हाँ। जापान गया, अमेरिका गया, रशिया गया, यूरोप गया, क्रेजी। पर सर क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब वहाँ यूरोप में स्टोन एज चल रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था? ये सच है। ओके। सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है। उसका नाम है भिर्रान्ना। उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 9.5 थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। ओके। और ये सो कॉल्ड हड़प्पन ईरा का एक हिस्सा है। ठीक है। सो हड़प्पन जो रीजन है वो अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन है। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था अंटिल 70 ईयर्स अगो। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है। सो एटलीस्ट 9.5-10,000 ईयर्स पुराना है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैचूज़ को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है। फॉर एग्जांपल आज भी लेडीज़ मांग में सिंदूर लगाती है। अगर आप हड़प्पा में देखेंगे तो वहाँ पर स्टैचूज़ मिले हैं, फीमेल स्टैचूज़ जिनके मांग में सिंदूर है। आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है। अब भी वहाँ पे भी 5,000 साल पहले होती थी। तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं। और हमने अभी आर्कियोलॉजी तो शुरू भी नहीं की है। हज़ारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं किए। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10, 15, 20,000 साल जा सकता है इन द पास्ट। और वो हमें पता भी नहीं है अभी। हमें पता भी नहीं है अभी होगा या नहीं होगा। हाँ। क्रेजी। आई विल लेट यू मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2 सर। तो अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन ईरा के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो हज़ारों छोटे छोटे सिटीज़ थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन था। देश था एक। देश पूरा। देश मान सकते हो। हाँ, पूरा अर्बन था। मतलब ये वेल प्लान्ड सिटीज़ थे, ग्रिड सिस्टम के अनुसार। आज इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ आप देखेंगे कंप्लीटली अनप्लान्ड है। हर डायरेक्शन में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है। ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ? ये एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल चीज़ है कि हमारे जो ब्रिटिश के बाद जो हमारे रूलर्स आए, उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया है। एनीवे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें फुल टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से। और उस टाइम के जो सिटीज़ और टाउन्स, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स था वो आज के इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से अच्छा था। और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े बड़े वर्क्स थे उसमें। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे 5-6 हज़ार साल पहले। कहाँ दुनिया में मिलेगा ऐसा? सो दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्बनाइज्ड एंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन। क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बहुत सारी चीज़ों का, ट्रेड होता था विद अलग अलग जगहों से। और माइनिंग में जो अगर हम टिन नाम का एक मेटल है, वो सेंट्रल एशिया से लाते थे, हमारे ही लोग। तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था। और बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते थे अलग अलग जगहों से, बिकॉज हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं वहाँ पे जिनका जेनेटिक्स अलग है और जिनका ओरिजिन बाहर से है। तो जैसे आज अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है, तो हर देश से लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि सबको वहाँ पे अच्छा लाइफ चाहिए। तो वैसे उस टाइम पर 5,000 साल पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था, वहाँ पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे। दुनिया का अमेरिका था तभी, उस टाइम तभी के ज़माने में। यस। और मतलब जो आप कह रहे हो ना कि बिल्डिंग भी थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हमारे इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हुए थे बहुत ही ज़्यादा। तो जब ये इंडिया में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था? चाइना में क्या हो रहा था? मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था? अफ्रीका में क्या हो रहा था? यूरोप में क्या हो रहा था? 5,000 साल पहले जब ये हड़प्पन ईरा ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सबसे मेच्योरिटी में था, तब चाइना शुरू भी नहीं हुआ था। अफ्रीका में एज फार एज वी नो कुछ नहीं था। यूरोप में लोग स्टोन एज में जी रहे थे। इजिप्ट बस शुरू हो रहा था उस टाइम पे। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। तो ये बात है। और अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है, तो ऋग्वेद है। ओके, अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा टेक्स्ट बुक्स में कि ये कुछ 3,000 साल पुराना होगा ऋग्वेद। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में एक नदी की बात होती है।
सरस्वती, उसके बहुत बहुत रेफरेंसेस है और ये बहुत बड़ी नदी के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। मतलब जैसे आज गंगा माँ की बात होती है वैसे ही सरस्वती। हाँ, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन सब नदियों से बड़ी थी सरस्वती। ओके, अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो सरस्वती 2500 साल पहले और 3500 साल पहले सूख गई। ओके, कहाँ थी सरस्वती नदी? हिमालय से निकलती थी और पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात इसमें से फ्लो होती थी। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, इनॉर्मस नदी थी ये। तो ऋग्वेद में सरस्वती को क्या क्या बोला गया है? जोर से गरजने वाली नदी, लाउडली रोरिंग, मदर ऑफ फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आती थी उस नदी में। तो ये सब मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो क्लियरली ऋग्वेद एक उस टाइम पे लिखा गया था जब ये नदी बड़ी नदी थी, फुल फोर्स में थी। अभी नेचर नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें काफ़ी स्टडीज़ हुआ है सरस्वती के बारे में। तो उसमें क्या मिलता है हमें कि सरस्वती 6000 BC के बाद कम होने लगी। तो सो द लास्ट टाइम सरस्वती एक बड़ी नदी थी वो 8000 साल पहले की बात है। तो क्लियरली ऋग्वेद अप्रोक्सीमेटली उस इरा में लिखा गया है, नॉट 3000 ईयर्स अगो। इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता है। सर अभी ये जो 5000 साल पहले, 8000 साल पहले की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि ओके ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, एक्चुअली हमारी किताबों में कहा जाता है कि सिर्फ 2500 साल पुराना। वही ना, वही उससे ज़्यादा पुराना बहुत बहुत, यस, डेफिनेटली होगा। हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री, ये कम्प्लीटली ऑब्सोलीट है, कम्प्लीटली आउटडेटेड है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में आज भी पढ़ते हैं। अब ये जो बुक है ऋग्वेद, ये हमारी सभ्यता का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशनल लिटरेचर है। ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। सो क्लियरली वैदिक संस्कृत भी 8000 साल पुराना है एटलीस्ट। और दुनिया में और कोई लैंग्वेज उसके पास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब कि कितना पुराना, कॉम्प्लेक्स, रिच, वो भी नहीं, एज इन टर्म्स ऑफ एज। सो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज, इवन जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ 3-4 हज़ार साल से पुरानी नहीं है कोई भी। बट संस्कृत क्लियरली एटलीस्ट 6-7-8,000 ईयर्स पुरानी है, एटलीस्ट मिनिमम। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार लाइफ में संस्कृत सीख ली तो एक नॉलेज का पोर्टल अनलॉक हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोई भी भाषा से अगर आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर लो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है, और अगर आप उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी किताब को पढ़ोगे, किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे, आपको प्योर नॉलेज मिल जाए। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी नॉलेज पोर्टल्स है जो अभी तक अनलॉक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। तो काला जादू की बातें होती है, सफ़ेद जादू की बातें होती है, शायद वो भी सीक्रेट्स उन किताबों में छिपी हुई है, क्या हो सकता है। सर, पर एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि जब मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ था, हाँ, तब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था? मतलब साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था? अब हमें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि ये जो हड़प्पन फेज था हमारा सिविलाइजेशन का, वो सिर्फ सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड नहीं था। उस टाइम पे गंगा वैली में भी उतना ही था, लेकिन हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है आज तक। हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है। पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत बहुत कम हुआ है। 99.9% हमारा आर्कियोलॉजी अभी भी छुपा हुआ है बिलो द अर्थ। तो हमें जो अभी एविडेंस मिल रहा है धीरे धीरे, उससे मालूम पड़ रहा है कि इवन इन यूपी गंगा वैली में बहुत पुराने अर्बन सेंटर्स थे। बंगाल तक भी है और साउथ में भी है। साउथ में कुछ टेम्पल्स है अंडर द सी मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, उसका एज हमने अभी तक डिटरमिन भी नहीं किया है। गुजरात में द्वारका था, वो भी हड़प्पन ही सिटी था, वो कुछ 8000 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि पूरा इंडिया जैसे आज इंटरकनेक्टेड है, तब भी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरकनेक्टेड था और अर्बन सिविलाइजेशन था पूरा का पूरा। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, लेकिन ठीक है, अगर मान लो कि ये मिथ है, ठीक है, तो हमें एविडेंस क्यों मिल रहा है? अब महाभारत में एक एपिसोड है, एक इंसिडेंट है। अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया। ये अर्जुन ने अपने आंखों से देखा और ये महाभारत में रिकॉर्डेड है। तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई?
अंडर द ओशन, उसी जगह पे, नियर द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ द्वारका। तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते। दूसरी बात है, रामायण में क्या कहा गया है कि श्रीलंका जाने के लिए हमें एक राम ने और हनुमान ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु। आज मिला है वो ब्रिज, वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वो मैन मेड स्ट्रक्चर है पूरा। दुनिया में इससे पुराना मैन मेड स्ट्रक्चर है ही नहीं, इतना बड़ा मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का। सो वंस अगेन ये रामायण का भी प्रूफ हो गया। अभी हम अगर ढूंढेंगे तो और भी प्रूफ मिलेंगे हमें। और दूसरी बात ये है महाभारत और रामायण के टेक्स्ट में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये युद्ध हुआ तब स्काई इस तरह था, ये प्लैनेट इस कंस्टेलेशन में था, एट्सेट्रा। अब आप फिक्टिशियस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बना नहीं सकते, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब सेलेस्टियल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और ये बहुत प्रिसाइज पाथ्स होते हैं। सो क्लियरली ये सब जो डेटा है, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है रामायण में और महाभारत में, ये क्लियरली जेन्युइन ऑब्जर्वेशनल डेटा है, ये फिक्टिशियस डेटा नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें कि हमें एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को इकट्ठा करना चाहिए और इसको एनालाइज कीजिए। आज सॉफ्टवेयर्स भी पॉसिबल सब मिलते हैं जिससे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रिसाइज डेट्स मिल जाएंगे। किसी को करना चाहिए, वी नीड फंडिंग फॉर दैट। हाँ, वो गवर्नमेंट से फंडिंग शायद नहीं मिल रही है आर्कियोलॉजी के लिए या रिसर्च के लिए, इन सब रिसर्च के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन इट इज़ 100% रियल। महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है। हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है द्वारका का और राम सेतु का, और ये आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है बुक्स टेक्स्ट के अंदर, उससे एग्जैक्ट डेट्स मिल सकते हैं। जी जनाब, इतना पुराना, मतलब 55,000 ईयर्स अगो। जब इंटरव्यू शुरू हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि वाकई जिस तरीके से एक बताना शुरू किया था उनके बारे में कि वाकई कुछ नॉलेज मिलने वाली है, कुछ अच्छी खासी नॉलेज है उनको। मतलब अर्बन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन थे, मोहनजोदाड़ो भी उसी का सिटी था और बंगाल तक फैला हुआ था। सबसे पहले तो आते हैं कि इंसान की इब्तिदा ही यहाँ से हुई, इंडिया से हुई। और इंसान के जो डीएनए से उन्होंने रिसर्च की तो वो पता चला कि सबसे पुराने जो लोग थे, इंसान थे, वो यहीं से, मतलब सबसे पहले अफ्रीका से हुए, अफ्रीका से फिर इंडिया तक आए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यहाँ से फैले हैं, पूरी दुनिया में। अच्छा, मुझे ये बात बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगी कि लोग, जैसे आज का अमेरिका है, तो लोग दूर दूर से यहाँ आते थे हड़प्पन सिटीज में। और मतलब यूँ समझ लें कि तिजारत के लिए, एजुकेशन के लिए, जो हड़प्पा की हमने यूनिवर्सिटी के बारे में भी पढ़ा था, और किसी भी किस्म के मतलब है कि मामला और थे, अच्छी कनेक्टिविटी उस वक्त भी थी। वो जो बात हम सुनते हैं कि सोने की चिड़िया, वो ये था, इंटरकनेक्टेड था हर जगह। और ये मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज भी वो सीवरेज का निज़ाम नहीं है, आज भी वो ड्रेनेज का सिस्टम नहीं हो सकता जो उस दौर में था। बहुत ही मतलब वेल मैनेज्ड, मैं कहता हूँ बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, मेरे जहन में जो सवाल आ सकता था या जो मैं सोच सकता था, तो वो कहते थे उधर उधर क्या हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज में, नहीं यूरोपियन, चाइना में भी, और फिर इंडिया के अंदर, चलो ठीक है, बंगाल वगैरह में क्या हो रहा था। तो मतलब सबसे पुरानी जो तहजीब है, जो मतलब है कि हम मूवीज़ में या जिससे बहुत हाईलाइट किया है लोगों ने, वो है मिस्र, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है, उससे ज़्यादा पुराने हम हैं, उससे ज़्यादा पुरानी पास तहजीब हमारे पास है, इंडिया के पास है, तो वो इतनी हाईलाइट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बता रहे थे कि जब हम इतनी डेवलप थे, हड़प्पा की जो तहजीब थी या मोहनजोदड़ो की प्रॉपर डेवलप थी, उस टाइम पे मिस्र की जो तहजीब थी उसका स्टार्टअप था। कमाल यार, टोटल सिविलाइजेशन थी यहाँ, हर चीज़ मैनेज थी, हर चीज़, ट्रेड जानते थे ये लोग, सब जानते थे। पता है मिस्र में जो वो पिरामिड्स है या मिस्र की जो तहजीब है, पूरी दुनिया उनके पीछे पागल है, पूरी दुनिया उनको देखने जाती है। हमारे यहाँ की जो तहजीब है, इसके बारे में तो इसका मतलब भी लोगों को पता भी नहीं है, वरना तो मैं कहता हूँ कि। लेकिन एक आपने एक चीज़ देखी, जो मतलब स्टैचूज मिले हैं उसमें, मतलब जैसे सिंदूर का कॉन्सेप्ट मिला है, और शिवलिंग का, सिंदूर का, मैं हैरान हूँ कि मतलब ये हिंदूइज्म, एक तो धर्म हो गया, और दूसरा मतलब सिविलाइजेशन, कल्चर, मनुष्य, वो जैसे कह रहे थे कि इब्तिदा जो हुई है इंसान की, वो बिल्कुल इसी मजहब से हुई, इसी धरती पे हुई है। यानी कि यूँ समझ ले कि दुनिया की इब्तिदा समझ लो इसे, मतलब है कि एक इंसानियत की इब्तिदा समझ लें और एक शऊर की इब्तिदा समझ लें। मैं ये भी देख रही हूँ
हूँ कि एशिया में जब मतलब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन इंडिया में थी, तो दूसरे एशियन कंट्रीज उनका तो मतलब कोई रोल ही नहीं था, उनकी इब्तिदा हुई भी नहीं थी। और बता रहे हैं अफ्रीका में तो कुछ था ही नहीं उस वक्त, कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ नहीं था, चाइना नहीं था, चाइना की बड़ी मिस्र की बस इब्तिदा हो रही थी। मिस्र की पूरी दुनिया मिस्र के हवाले से मतलब मिस्र को जानती है, बहुत कदीम है, उनके जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उससे पहले से हैं यार, उससे पहले से हैं हमारे यहाँ। अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान के, ये बात तो वो सही कह रहे हैं ना कि ये तो अभी 17 इयर्स अगो। अब आप सुने, पहले तो सब एक ही था। अब आप सुने, कुछ भी इस पे तवज्जो नहीं है, यकीन करें कुछ भी तवज्जो नहीं है। जितनी पहले भी किसी वीडियो में हमने जिक्र किया है कि इतना बड़ा हमारा असासा है, इतनी बड़ी तहजीब है, यानी कि ये इत्तफाक हो गया कि ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद अगर इंडिया के कंट्रोल में होता या इंडिया के पास होता तो शायद उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से, ये बात बोली है वीडियो के अंदर कि मतलब उस वक्त मतलब इतनी रिसर्च नहीं हुई इन चीज़ों पे, इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में जाके इसके ऊपर वो नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, नहीं तो अभी तो हमें और भी बहुत सारी मालूमात मिल सकती है। अच्छा, जो भी हमारे कोर्सेज में हमें पढ़ाया जा रहा है वो मतलब इनकम्प्लीट कह लें या रॉन्ग कह लें। अच्छा, ये जो सिटीज़ मिले हैं दो, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, खुदाई के दौरान मिल के, इनका कहना है कि इंडिया में, तमिलनाडु में, बेंगलोर तक में कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं 2-2 ढाई हज़ार पुरानी, जिससे पता चल रहा है कि ये सिविलाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी और पूरा हिंदुस्तान डेवलप था। तो तरीके हर तरीके से। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, हम तरक्की, ये एरिया तरक्की याफ्ता था, यहाँ पे लोग सिविलाइजेशन थे। आज मैं कहता हूँ फिर भी इंडिया ने तो फिर भी बहुत बेहतर अपने आप को एक संभाला है, बहुत सी चीज़ें। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम क्या थे, मैं अगर आप पाकिस्तान को लेकर अगर बात करूँ तो हम क्या थे और आज क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए था। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस असासे को ही देखें ना कि यार ये कितना कदीमी असासा है, और हमारे आबा व अजदाद मतलब क्या थे वो, हमारे एंसेस्टर्स क्या थे वो, क्या करते। आपको क्या लग रहा है रामायण ट्रू है? नहीं, जिस तरीके से प्रूफ है तो उससे तो मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कहना चाहिए कि एक मनगढ़ंत कहानी है या मिथ है। मेरे हिसाब से तो मिथ नहीं। वो जो ब्रिज है श्रीलंका वाला, मिला है वो मतलब है कि बाकायदा कह देते हैं ना कि रास्ता बनाया था उन्होंने, इतना बड़ा उस दौर में मतलब पुराने दौरों में मैं सोचता हूँ कि यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती थी बगैर टेक्नोलॉजी के, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा ज़हीन लोग थे। अच्छा, आज उन्होंने बताया कि आज की बिल्डिंग्स के मतलब मुकाबले में वो बिल्डिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मतलब मजबूत किस्म की, बिल्कुल, और प्रॉपर एक मुनज़्ज़म सिस्टम था। तो मतलब ये था एक हमारा इतिहास। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कमेंट्स क्या आने हैं कि मज़ीद आप पार्ट्स पे रिएक्शन दें ना दें? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं अपने तौर पे बात करती हूँ ना कि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और जिनकी हिस्ट्री है वाकई जाहिर सी बात है अब तो वो है उनका ही है, बिल्कुल जो है उनका ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है जब हमें पाकिस्तानी होकर इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, तो उनको कितना लग रहा होगा, तो यकीनन कमेंट्स आएंगे कि हमें आगे भी। अच्छा, दूसरा ये कि मैं बताने वाले की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ, जिन्हें इतनी नॉलेज, एक्साइटमेंट देखी थी जो सुन रहे थे, मैं उन पर आ रहा था अभी आस्ते आस्ते आ रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका साउंड बहुत स्लो है, मैं जल्दी। खैर, बहरहाल कि उनकी तो नॉलेज है जो बताने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से वो सवालात निकाल के ला रहे थे, और बिल्कुल वो जो चीज़ बता रहे थे और उन्होंने खुद जो समझी, फिर व्यूवर्स तक किस तरीके से वो डिटेल से उसको कन्वर्ट कर रहे थे आसान भाषा में, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैं मतलब है कि वाकई ही नहीं, वो भी आसान भाषा में बता रहे थे। हाँ ना, लेकिन वो भी आसान भाषा में वो जरा ना डिटेल में समझा रहे थे कि ऐसे बच्चों की तरह जैसे नहीं होते, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन भाषा उनकी भी आसानी है। हाँ, सुधर। खैर, बहरहाल बहुत ही अच्छे तरीके से वो जिस चीज़ को रिपीट करके बता रहे थे, तो बड़ा एक चीज़ दोबारा से रिपीट होती है तो और ज़्यादा पता चल जाती है, और ज़्यादा डिटेल से पता चल जाती है। तो हम तो देखना चाहेंगे मज़ीद आगे, ये आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। बस हमें आपके कमेंट का वेट है कि आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर बताइएगा हमें, और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें तो ये भी ज़रूर बताइएगा आसान भाषा में। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।